Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr Sidharth Arora and welcome to my channel Conceptology, which is my exclusive channel on Unacademy. तो इस Conceptology चैनल का थीम ही है Interconnection of Thoughts और Interconnection of Thoughts is what I'm going to do. तो मैंने इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें बना दी हैं जो कि मैं समझता हूँ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पासिंग दिस एग्ज़ाम, और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इज़ MCQs प्रैक्टिस। अगर आप MCQs प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो तो आप जितना मर्जी पढ़ाई करने कर लो, डजेंट मैटर, यू आर नेवर गोना क्रैक दिस एग्जाम, बिकॉज सारा नेम ऑफ द गेम इज टू क्रैक दिस एग्जाम, इज टू क्रैक MCQs। और MCQs ऐसे बैठे बैठे किताबों से नहीं आता। हाउ सिंपल कैन दैट बी? ओके, लॉजिकल बात है कि आपको MCQs करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कई सारे क्वेश्चन। तो मैंने ओवर द लास्ट 1.5 years 2 years बहुत सारे MCQs की कलेक्शन किए, राइट। और एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला हुआ है, इन द सेंस मैं उस क्वेश्चंस में एक वैरायटी में आ गया। कुछ स्टूडेंट्स ने उसको करेक्ट आंसर दिया, कुछ ने गलत दिया आंसर। तो मैंने एक पूरा स्क्रीनिंग किया है कि विच ऑफ द क्वेश्चंस में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कौन से सिंपल होते हैं, कौन से मैराथन टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, कौन से थीम बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। और क्योंकि अब ऑलरेडी फरवरी और आज लास्ट थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ब्रिंग अ मंथ एंड मेगा मैराथन। ये मेगा मैराथन है ऑफ MCQs एंड देयर विल बी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो मैंने ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स पूछे हैं, अलग अलग सीरीज में, अलग अलग तरीके से, बट इन अ वैरायटी ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आइदर वेज तुम्हें इसका बड़ा एडवांटेज होने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। आराम से बैठ जाओ, पेन और पेपर लेकर या तो आंसर दो या फिर कमेंट्स में आंसर दो। दिस विल गो ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, ओके, यू विल गेट टायर्ड, और मैं चाहता हूँ कि तुम थक जाओ। सो द पॉइंट है कि लास्ट में जब तुम्हें आंसर्स आए तो रिफ्लेक्सली भी तुम आंसर देना चाहो तो भी तुम आंसर दे पाओ। जब तक वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज नहीं आएगा, यू आर नेवर गोना मेक दिस एग्जाम वेरी इजीली। तो मैं तुमको बैटल लेवल प्रिपरेशन देना चाहता हूँ। सो कॉन्सेप्टोलॉजी में जैसे इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स है, ओके, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जहाँ मेरे स्टूडेंट्स जैसे जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने मुझसे प्लस क्लास में लिए, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि उनको कितना भी थका दो, कितना भी डरा दो, दे विल नॉट मेक मिस्टेक्स। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कम टू दैट लेवल वेयर यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स एनी मोर एंड यू विल क्रैक दिस एग्जाम परफेक्टली वेल। सो इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूँ, आई एम अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ PSIR ऑप्शनल। अगर तुम अनअकैडमी के ऐप पर जाओगे तो 7 मार्च से तुमको मिल जाएगा PSIR ऑप्शनल का पूरा सिलेबस का डिवीजन। इन द सेंस मैंने पार्ट 10 पार्ट्स का एक PSIR ऑप्शनल कोर्स बनाया है, जिसका फर्स्ट पार्ट लॉन्च हो रहा है 7 मार्च को। तो इससे पहले मैं सिर्फ पॉलिटी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता था, इन अदर वर्ड्स। और मुझे मालूम है मेरे स्टूडेंट्स को मैंने कितनी अच्छी तरह से ट्रेन किया है, सो मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है अब एनी मोर। सो वो 250 मार्क्स की हेडेक थी, ओके, लेकिन अब तो ज़्यादा भी है। सो मैंने 250 प्लस 250 प्लस 250 750 मार्क्स, ओके, मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस। So if you want to take advantage of this course, okay, I would suggest that you use the code SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा कोड है। और अगर तुम इसको यूज़ करोगे तो you will be welcome to Team SIDLIVE, you will be taking with the advantage of this very awesome opportunity for you to improve your optional, और साथ में तुम्हें immediate 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोर्स इज लाइव नाउ, तो तुम जा सकते हो अनअकैडमी ऐप पर, देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा ये कोर्स। मैंने फिर बोला है कि ये पार्ट 10 पार्ट्स का एक कोर्स है, और उस 10 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट इज नाउ राइट विथ यू। तो अगर तुम्हें इसका एडवांटेज उठाना है, कॉम्प्रिहेंसिव PSIR ऑप्शनल कोर्स बाय डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, डोंट मिस इट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग PSIR एज योर ऑप्शनल, यू शुड नो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑप्शनल के एडवांटेजेस विद PSIR है कि इसमें बहुत सारे ओवरलैपिंग टॉपिक्स आ जाते हैं विद GS2, GS1, GS4। मीडिया एक्सपोजर इसमें अबंडेंट है, यू कीप हियरिंग अबाउट दीज रिलेटेड टॉपिक्स। तुमको ऐसे राइटिंग में बड़ा एडवांटेज होता है, वेरी ऑफन आस्क्ड इन दिस। और सिविल सर्विस एस्पिरेंट होने की वजह से तुम्हें पर्सनालिटी टेस्ट में पॉल साइंस और पॉलिटी ज़रूर पूछा जाता है।
सुनने में आया कि इट इज़ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग एंड रिवॉर्डिंग, जबकि मैं इस बात पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट यू टू स्टडी द सब्जेक्ट एज ऑन इट्स मेरिट्स, लेकिन जो इसका कॉन्स है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। डोंट ट्राई टू सेल्फ स्टडी दिस, ओके। ये एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है और ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जीएस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया तो ऑप्शनल हो गया, या फिर प्रीलिम्स ज़्यादा पढ़ लिया तो ऑप्शनल हो गया, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ स्पेशलाइज सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। मेक श्योर दैट यू स्टडी अबाउट इट थ्री डायमेंशनली। कोशिश करो ये सब्जेक्ट थ्री डायमेंशनली मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। If you're not yet connected with me on Telegram, this is the link tinyurl.com/siddharthpolity per hour and you can connect with me. और अगर तुम इस कोड को भी स्कैन करते हो तो भी तुम डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे, तो कोई भी नई चीज़ अपडेट होगी आई विल मेक श्योर दैट इट इज ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो वी आर ऑन द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, that is Unacademy, and you get over here daily life classes, structured courses, live tests and quizzes and unlimited access. और यहाँ पर best of the best educators all over India, from all over India are present on this. So Unacademy learning app को डाउनलोड कर लो। जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया सब कुछ Unacademy के लर्निंग ऐप पर तुम्हें मिल जाएगा। सो अगर तुम्हें प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो भी यू कैन यूज़ द कोड SIDLIVE SIDLIVE, और साथ में वैसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिसमें तुम्हारे पास एक मेंटोर भी होगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें मोटिवेट करेगा, MCQ प्रैक्टिस कराएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएगा। ऑल ऑफ दैट कैन बी अवेलेबल ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। वहाँ पे भी यूज़ करो SIDLIVE SIDLIVE और तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो गेट दिस फॉर बैच कोर्सेज जो कि बारी बारी लॉन्च होते जा रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट। एक छोटी सी अनाउंसमेंट विद रिगार्ड्स टू 28 फरवरी, आज आखिरी दिन है, तो 28 फरवरी को अनअकैडमी कॉम्बैट है। अगर ये 60 मिनट्स के 60 क्वेश्चन तुमने ठीक ठाक कर लिया तो यू विल विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। यूज़ द कोड SIDLIVE। और अगर तुम्हें मेरा ऑप्शनल कोर्स लेना है तो मेरी सलाह ये होगी कि तुम एक कॉम्बो कोर्स लो। कॉम्बो कोर्सेस में जहाँ पर GS एज वेल एज ऑप्शनल के कोर्सेज कंबाइंड होंगे, उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, और साथ में तुम यूज़ कर लेते हो कोड SIDLIVE SIDLIVE, विच इज़ ग्रेट एडवांटेज टू यू। तो आज हम करेंगे हाई फाइव बाय डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, और ये एक मेगा मैराथन होगा। मेगा मैराथन होने के नाते मैं तुम्हें क्वेश्चंस पूछूंगा, कहीं कहीं पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी करूंगा, जहां मुझे लगेगा कि आई वांट टू शेयर समथिंग और एक्सप्लेनेशन करूंगा। बट मैं फिर तुम्हें एक और बात बताता हूँ, और इस गलतफहमी में रहना मत। सी देयर इज़ अ ह्यूज लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब पर पढ़ाना एंड प्लस क्लासेस में पढ़ाना। यू विल हैव टू लर्न दैट डिफरेंस, और अगर तुम अपने आप को इस डिफरेंस को अप्रिशिएट नहीं करवा पा रहे हो तो तुम एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी से अपने आप को महरूम रख रहे हो। Either ways, since I am on Unacademy and I am available for plus classes, अगर तुमको ये ज्वाइन करना है तो you should use the code SIDLIVE and you can be a part of it with a huge 10% discount. लेकिन YouTube पर since you're watching my videos, मैं कोशिश करूँगा कि जितने जगह हो सके जहाँ मुझे ऐसा रेलेवेंट लगेगा वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट इज़ यूनिडायमेंशनल। अब एक और चक्कर यहाँ पर ये है कि सर आप आंसर कैसे दोगे? मैं तो आंसर दे दूँगा, तुम आंसर दो तरीके से दे सकते हो, या तो तुम अपनी नोटबुक में भी लिखो या फिर कमेंट्स में करो। लेकिन मेरे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि इसको ABCD गेम मत खेलो, जो आमतौर पे मैंने देखा है कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स खेलने लग जाते। उनको लगता है ओहो कोई तो गेस कर लिया, ऐसा नहीं होता। एवरी चॉइस को कंसिडर करो वाई। वी डोंट कंसिडर इट वाई, तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज पकड़ने आनी चाहिए। दैट इज़ द एम ऑफ दिस MCQs चैलेंजेस। और अगर राइट आया तो तुम्हें 100% मालूम होना चाहिए कि मैंने राइट क्यों किया है या फिर क्या राइट था। और अगर उसी तरह से तुम्हारा रॉन्ग आया तो तुमको 100% मालूम होना चाहिए कि क्या रॉन्ग हो गया, ओके, या फिर मैं क्या इसको चेंज करूँ। यू शुड बी नोइंग दिस एंड सेल्फ एनालाइज नहीं करोगे, ये पूरी सीरीज बेकार है। सो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ। गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड 60 सेकेंड्स मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, 60 सेकेंड्स में तुमको दूंगा टू रीड इट, और फिर तुम्हें मैं आंसर देने का मौका दे दूंगा फॉर अनदर प्रॉब्ली 30 सेकेंड्स और समथिंग लाइक दिस, ओके। तो तुम्हारे पास अबाउट
अबाउट 2 मिनट्स होंगे। ओके, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, या कोई क्वेश्चन बहुत ही छोटा होगा तो मैं थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ, बट आई विल कीप अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स फॉर यू टू आंसर एवरी क्वेश्चन। ये एग्जाम से ज़्यादा टाइम है, बट द पॉइंट है सिंस वी आर नॉट हैविंग पेन एंड पेपर और फिर बहुत सारी चीज़ें होती है इंटरनेट वगैरह की, तो मैं 2 मिनट के करीब तुम्हें हर क्वेश्चन का टाइम दूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि यू शुड मेक नोट्स ऑफ दिस कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे और कौन से राइट हो रहे। ट्राई एंड डू इट इन वन गो, बिकॉज मैं चाहता हूँ तुम थक जाओ। ओके, सो बाकी तुम्हारी मर्जी है, एंड आई एम श्योर दिस विल फंक्शन वेरी वेल। पहला क्वेश्चन कमिंग योर वे, एंड द क्वेश्चन इज, when is Kargil Vijay Divas observed to commemorate the victory of India over Pakistan in the Kargil War? July 15, July 26, August 15 या December 16? एग्जैक्टली घड़ी के अनुसार 60 सेकेंड्स इसको पढ़ो एंड 60 सेकेंड्स में आंसर दो। तो तुम्हारी घड़ी स्टार्ट होती है अब। When is Kargil Vijay Divas observed to commemorate the victory of India over Pakistan in the Kargil War? मैं टाइम बहुत स्ट्रिक्टली रखने वाला हूँ, बिकॉज सारा पर्पस ही इस बात का ये है कि आर यू एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और नॉट, एज वेल एज तुम इसको एक्यूरेटली आंसर दे सकते हो या नहीं। ठीक 60 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा। आई थिंक द टाइम विल बी अप विद इन 60 सेकेंड्स। टेक योर टाइम। ओके, इसको करेक्ट करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर, which is never going to solve the problem. Okay, अभी अबाउट हाफ मिनट बाकी है। जुलाई 15, जुलाई 26, अगस्त 15 या दिसंबर 16? आंसर करो कमेंट्स में या फिर आंसर करो इन योर नोटबुक। सिर्फ 10 सेकेंड्स बाकी। Alright, here goes the answer now. कारगिल विजय दिवस, जिस दिन हमने इंडिया ने पाकिस्तान को कारगिल वॉर में हराकर अपने सारे बेसिस जो कि कारगिल, द्रास, बटालिक सेक्टर में थे, दैट इज आंसर इज जुलाई 26। सो 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, जिस दिन हमने वो पूरा का पूरा ऑप विजय जिसे बोला जाता है, ऑपरेशन विजय, वो हमने पूरा सक्सेसफुली हमारी फौज ने पूरा किया था। सो दिस वॉज द ग्रेट फोटोग्राफ। इट वॉज ऑन जुलाई 26, 1999 that the Indian Army had declared successful culmination of Op Vijay or Operation Vijay, declaring a victory after nearly a 3-month long battle on the icy heights of Kargil. तो ये हम वीर भूमि है, हमारे शेर है ये हमारे फौज के, जिन्होंने प्रैक्टिकली अनबिलीवेबल, अनविनेबल सिचुएशंस में इतनी जबरदस्त विक्ट्री पाई। India celebrates year Operation Vijay Divas. Nation remembers valor, sacrifice and exemplary courage of our soldiers. Indian Army responded to the intrusion with Operation Vijay, fighting battles on rugged terrains and difficult paths. I hope you, तो आपको याद होगा Captain Vikram Batra and Major Manoj Pandey and so many other warriors. Okay, ये warriors है in the truest sense. These are tigers. And let's see this part. Next question coming your way. Which of the following schedule provides the oath or affirmation for the union ministers? Schedule 1, Schedule 3, Schedule 5 या Schedule 11? मैं फिर तुम्हें सजेस्ट करूंगा that it is not the condition कि ABCD ठीक है कि नहीं। सारा सिचुएशन ये है कि क्या तुम्हें ये मालूम है कि इनमें से क्या ठीक है और क्या गलत है। वाई इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल प्रोवाइड्स द ओथ और एफर्मेशन फॉर द यूनियन मिनिस्टर्स? शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 11। तुम्हारे पास है अबाउट 40 more seconds to answer this question. Okay. Take your time, make sure that you either answer in your notebook or you answer in your comments, but every time think of the word why. About 20 more seconds left.
शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 11। जहाँ जहाँ होगा, सब जगह नहीं बट जहाँ जहाँ होगा मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। At various places you will see explanation, some places not. I still welcome you to join my plus classes. It will be great benefit to you. And the time is up. Answer बहुत ही simple है. Answer is schedule 3. So you should be knowing that practically her constitutional post का the oath or affirmation is given in schedule 3. So schedule 1 is dealing with union territory case, but the third schedule is forms of oath or affirmation. तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे देखेगा, देखो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 99, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 6, आर्टिकल 148 सब क्लॉज 2, 164 सब क्लॉज 3, 188 to 19, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। IAB मतलब अपना नाम लिया जाता है। डू swear in the name of the God or solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Minister for the Union, and I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution the law, and the law without fear or favor, affection or ill will. थोड़ा सा वैसे मैं इस टाइम पे बताना बनता है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि मिनिस्टर्स जब ओथ लेते हैं तो वो गोपनीयता की भी ओथ लेते हैं। दैट इज मिनिस्टर द ओथ ऑफ सीक्रेसी। तो ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, इसको ट्रू फेथ एंड एलिजेंस वाला कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ बोलते हैं, बट ऐसे ही ऑल्सो तो ये इसको क्योंकि आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस लिखा जाता है, तो बट दे ऑल्सो टेक गोपनीयता की और सीक्रेसी की ओथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, विच आर्टिकल deals with the powers of the Supreme Court to punish for the contempt of itself? Which article deals with the powers of the Supreme Court to punish for the contempt of itself? A. Article 124, B. Article 174, C. Article 129, D. Article 215। और एक के बारे में सोचो और फिर आंसर दो। तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब। You have practically 40 seconds more to answer this question. आंसर दो या तो कमेंट्स में या फिर आंसर दो इन द नोटबुक्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वाई सेटिस्फाई होना चाहिए। विच आर्टिकल डील्स विद द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट। अगर तुम सही मायनों में प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हो तो तुम्हें सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, इन आर्टिकल्स में है क्या और लिखा क्या हुआ है। ऑलराइट, अभी तुम्हारे पास प्रैक्टिकली 20 seconds बाकी है। आई एम श्योर दैट यू विल डू ऑसमली वेल इन दिस पार्ट। विच आर्टिकल डील्स विद द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ? 124, 74, 129 एंड 215। द टाइम इज प्रैक्टिकली अप। आई होप तुम लोगों ने आंसर दे दिया है। नाउ द टाइम टू चेक इट आउट। आंसर ऑफ कोर्स इज आर्टिकल 129, लेकिन मैं तो इसके एक्सप्लेनेशन तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा होमवर्क होगा कि आर्टिकल 124, आर्टिकल 74, आर्टिकल 215 के बारे में जो कुछ भी जानने लायक है वो प्लीज़ पढ़ लीजिए। और अगर खुद नहीं पढ़ पाते हो, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, देर ना हो जाए, मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ अस। सो प्लस क्लासेस का पार्ट बनो। ये सब मैंने अपने स्टूडेंट्स को बड़े डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल 129 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? येस, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर to punish for the contempt of itself। तो ये clearly mention किया हुआ है in the constitution and I'm sure कि you will make full advantage of this। तो ये सब ज़रूर पढ़ लेना। contempt of court पे थोड़ा सा current affairs भी आजकल बड़ा interesting हो गया है। I hope मैंने एक YouTube पे वीडियो बनाया था मैंने, तो I'm sure कि you should be watching that part and it will be great advantage। Next देखते हैं, who amongst the following shall be the chairman of the zonal councils in India? Who amongst the following shall be the chairman of the zonal councils in India? President of India, Prime Minister of India, Chief Justice of India या Union Home Minister? तुम्हारा वक्त टाइम स्टार्ट होता है अब। You have about 45 seconds to answer this question. Who amongst the following shall be the chairman of the zonal councils in India? A. President of India, B. Prime Minister of India, C. Chief Justice of India या D. Union Home Minister? ओके, अभी तुम्हारे पास है अबाउट 20 more seconds to go।
आंसर दो, लेकिन हर एक का वाई बताओ। पहले तुम्हें जोनल काउंसिल्स मालूम होना चाहिए। ओके, अगर ये नहीं मालूम है तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, पहले इसको कर लो, ये तो पता हो जाएगा, वरना ये तो गेस वर्क हो जाएगा सीधा सीधा। और समय समाप्ति की घोषणा, टाइम इज अप। हु अमंग द फॉलोइंग, आंसर इज यूनियन होम मिनिस्टर। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, बिकॉज इसके लिए तुम्हें इंट्रिकेट नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन लोग इतना डिटेल में पढ़ते नहीं। सो यू शुड बी नोइंग जोनल काउंसिल्स के बारे में बहुत कुछ। प्लीज रिमेंबर फेडरलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मेक श्योर दैट यू नो दैट कम्प्लीटली। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जोनल काउंसिल्स अगर देखोगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है चेयरमैन, द यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ दीज काउंसिल्स। Vice Chairman, Chief Ministers of the states included in each zone act as the Vice Chairman of the Zonal Council for that zone by rotation, each holding an office for a period of 1 year at a time. Members, Chief Ministers and 2 other ministers as nominated by the Governor from each of the states and 2 members from the Union territories included in the zone. Advisors, 1 person nominated by the Planning Commission for each of the zonal councils, Chief Secretaries and another officer or development commissioner nominated by each of the states included in the zone. Union ministers are also invited to participate in the meetings of zonal councils depending upon necessity. तो बहुत ही बढ़िया। ओके, तुम्हें जोनल काउंसिल का जो ब्रॉड पिक्चर है वो तो मैंने दे दी है, लेकिन एज आई टोल्ड यू मेक श्योर कि इसको डिटेल में करना। फेडरलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The PM Cares Fund was established in the year 2020. 2. The Prime Minister is the ex officio chairman of the fund, मतलब PM Cares Fund. 3. The Union Minister of Defence shall be the trustee of this fund. 4. All the trustees of the fund shall be paid an additional salary and allowance equal to the salaries received by the CAG. Which of these statements is or are true? 1 only, 1 and 4 only, 1, 2 and 3 only, या all of the above। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टी है, ओके, बट तुम्हारे पास है 40 सेकेंड, एक एक पॉइंट को सोचो और फिर आंसर दो। जब ये मल्टीपल क्वेश्चन टाइप आते हैं, मल्टीपल चॉइस, थोड़ा सा अवेयर हो जाया करो, गड़बड़ होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। यू हैव अबाउट 30 मोर सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ध्यान से आंसर दो ना, ओके। और ये PM केयर्स फंड काफ़ी ज़्यादा खबरों में था, सो यू शुड बी नोइंग दिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, PM केयर्स फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड and 1 only, 1 and 4 only, 1, 2 and 3 only, या all of the above। अभी तुम्हारे पास है about 15 more seconds to answer this question। नोटबुक में आंसर दो या कमेंट्स में आंसर दो, बट वाई के साथ आंसर दो। वाई इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, वरना तुम फिजूल ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। समय समाप्ति की घोषणा करते हुए अब मैं आंसर शेयर कर रहा हूँ। अब ये ठीक आएगा तो इट इज़ वेरी वेरी नाइस दैट यू नो। Answer of course is C, 1, 2 and 3 only. So all trusts will be, in fact इसमें बड़ा clearly mentioned है 4th choice में। Last point देख रहे हो, any person appointed shall act in a pro bono capacity। अब इतना पढ़ने वाला भी होना चाहिए और पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। कोई पढ़ाता नहीं है, ओके, और कोई पढ़ता नहीं है। वो इसलिए नहीं पढ़ता बिकॉज आप लोग सेल्फ स्टडी के चक्कर में चले जाते हो। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा टीचर होगा तो वो अपने आप तुम्हें अच्छे से पढ़ा देगा, ओके। सो प्रो बोनो कैपेसिटी मतलब फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में काम किया जाता है यहाँ पर, ओके। सो जो भी प्राइम मिनिस्टर ने ये फंड बनाया है उसमें जो भी पर्सन को ट्रस्टी बनाया जाता है वो प्रो बोनो होता है, ही इज़ डूइंग इट फॉर फ्री। अब इसको अगर पूरी लाइन देखेंगे तो इसमें लिखा है PM इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द PM केयर्स फंड एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस 1, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स 2, Minister of Finance 3 are of the Government of India are ex officio trustees of the fund. So they are ex officio trustees, यानी कि just because they are holding the office of these particular ministries, they are automatically the trustees of this. Chairman of the Board of Trustees, that is the Prime Minister, shall have the power to nominate 3 trustees to the Board of Trustees, who shall be eminent person in the field of research, health, science, social law, social work, law, public administration and philanthropy. लेकिन जो कोई भी काम करेगा एज अ ट्रस्टी, ही इज डूइंग फ्री, ही इज डूइंग इट इन अ प्रो बोनो कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम्हारी जितना पॉसिबिलिटी है उतना मैं एक्सप्लेनेशन तो दे ही रहा हूँ, बाकी यू मस्ट टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस बाय स्टडिंग इन अ स्ट्रक्चरल वे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा मदद कर देता हूँ, इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया। A,
two or more than two states can have a common public service commission. B. The chairman of the UPSC is appointed by the president. C. The chairman of the SPSC, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, is appointed by the governor of the concerned state or none of the above. समय स्टार्ट हो गया है, तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 40 सेकेंड्स रह गए हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन. Which of the following statements is not true with regards to the public services in India? Not true पूछा गया, not true. और ये टॉपिक्स अगर तुम्हें नहीं आते तो तुम मेजर प्रॉब्लम में हो, बिकॉज यूपीएससी पब्लिक सर्विसेज सिविल सर्विसेज इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी एनजीओ के फॉर्म में पूछते ही पूछते हैं. और अनदर 5-10 सेकेंड्स मैं पोल ऑन कर दूंगा, पोल में आंसर बता दूंगा, एंड लेट अस सी दिस, एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज नन ऑफ द अबव. इसमें सारे ठीक है, ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस पार्ट, बट द पॉइंट हियर इज मोस्ट पीपल डोंट डू दिस. सो अगर तुम्हें यहाँ पे देखा होगा तो आर्टिकल 316 में लिखा है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स. द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ द यूनियन कमीशन और जॉइंट कमीशन बाय द प्रेसिडेंट एंड इन केस ऑफ स्टेट कमीशन बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. बस ये कहानी खत्म. पढ़ना ऐसा होता है, इतना ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ो, इतना ढंग से पढ़ो कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग वंस यू आर श्योर ऑफ दिस पार्ट. तो इसको आगे भी तुम पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ माना नहीं है. प्रोवाइडेड दैट एज नियरली एज मे बी 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी पर्सन who at the date of the respective appointments have held office at least 10 years either under the government of India or government of state, and in computing the said period of 10 years any period before the commencement of the constitution during which the person has held office under the crown in India or under the government of Indian state shall be included. अब तुम लोग को यूपीएससी की जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो बहुत सारे लोगों को ऐसा सवाल होता है कि सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, या रटना तो नहीं, हमको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर तुम हमारे स्टाइल से पढ़ोगे, मेरे स्टाइल से, तो तुमको रटना भी नहीं पड़ेगा और सब लोग आ जाएगा. तो जो मेरे लर्नर्स है उनको ये ऐसे ही आते हैं, पर्स से आता है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अनदर क्वेश्चन. Which amongst the following statements with regards to ASEAN is or are true? A. Indonesia, Philippines, Singapore, Thailand and Myanmar were the founder members of ASEAN. B. ASEAN was established in 1967. C. India discontinued its membership of ASEAN from 2019. या all of the above. ट्रू पूछा गया और तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब तुम्हारे पास है अबाउट 40 seconds टू आंसर दिस. आसियान इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अभी तो आरसीईपी, आसियान, एससीओ, ये सारे क्वेश्चंस साउथ ईस्ट एशिया के स्पेशली तुम्हें अच्छे से आने ही चाहिए. और आखिरी 5 सेकेंड रह गए हैं. आई एम श्योर दैट यू आर रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज हियर. बहुत ही बढ़िया. आसियान वॉज एस्टैब्लिश इन 1967. केवल यही एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब गड़बड़ है. तो अगर आप 8 अगस्त 1967 का ये दिन देखोगे तो 5 फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये लोग बैठे और इन्होंने बनाया आसियान. तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो देखो छोटा सा ट्विस्ट मार दिया जाता है, पता भी नहीं चलता, और म्यांमार लिख दिया जाता है. ओके, एंड द एंटायर गेम इज ओवर. सो बाय द वर्च्यू ऑफ दैट डॉक्यूमेंट द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वर बॉर्न. 5 फॉरेन मिनिस्टर्स साइंड इट, एटसेट्रा एटसेट्रा. उनका नाम जरूर करने की जरूरत नहीं. दे वर फाउंडिंग मेंबर्स और आज उसी को आसियान डिक्लेरेशन बोला जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फिर बोल रहा हूँ, आसियान इज समथिंग दैट यू शुड बी स्टडिंग इन डिटेल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आरसीईपी खासकर बड़ा इंपॉर्टेंट है. लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. विच लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज पॉपुलरली नोन एज द ट्रिपल तलाक केस? ए. हुसैनारा खातून केस. बी. हादिया केस. सी. शाहबानो केस. डी. शाहरबानो केस. अब ये एक और प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग ये पढ़ते ही नहीं.
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर तुमने ये नहीं किया है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। मेक श्योर दैट यू मेमोराइज द आर्टिकल्स, और नॉट ओनली मेमोराइज द आर्टिकल्स, यू शुड अंडरस्टैंड दीज आर्टिकल्स। विच लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज पॉपुलरली नोन एज ट्रिपल तलाक केस? ए हुसैन आरा खातून केस, बी हादिया केस, सी शाहबानो केस, डी शायरा बानो केस। ऑलराइट, अब तुम्हारे पास समय समाप्ति की घोषणा होते हुए मैं अभी 10 मिनट रह गया है, 10 सेकेंड रह गया है। सो यू शुड, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है दैट यू शुड बी एबल टू एड्रेस वाई। हुसैन आरा खातून, हादिया शाहबानो एंड शायरा बानो केस। और इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा करते हुए लेट मी टेल यू दिस, एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज शायरा बानो केस। सारे के सारे मालूम होना चाहिए। हुसैन आरा खातून केस इज द वन विच इज हेवियस कॉर्पस केस, जिसमें इलीगल कस्टडी का केस था। हादिया केस जिसे बड़ा पॉपुलरली लव जिहाद केस बोलते हैं, और उस केस में राइट टू मैरी एंड राइट टू चेंज वंस फेथ का था। शाहबानो केस जो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समय पढ़ा था, एंड दिस इज द शायरा बानो केस। सो शायरा बानो वाज इट्स यूनियन ऑफ इंडिया 22 अगस्त 2017। ओके, और ये ही वो केस था जो उसके बाद में वो ट्रिपल तलाक बिल बना एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हमने अपनी क्लास में काफ़ी डिटेल में किया हुआ है, और अगर तुमने ये नहीं किया हुआ तो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज दीज आर्टिकल्स एंड दीज रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स इन इंडिया। ओके, अब ये इंडिया की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, ध्यान से आंसर दो। 1. Constitutional amendment bills can be introduced only in the Lok Sabha. 2. The President cannot veto a constitutional amendment bill once passed by the Parliament. 3. All constitutional amendment acts are subject to judicial review. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only. देखो मैं फिर बोलता हूँ, जब भी क्वेश्चंस इस तरह के ट्विस्ट होते हैं जिसमें बहुत सारी चॉइसेस होती है, ये जो मल्टीपल चॉइसेस वाली होती है 1, 1 and 3, 2, 2 and 3, थोड़ा सा ध्यान से आंसर दिया करो, इसमें गड़बड़ हो जाती है। अभी तुम्हारे पास अबाउट 30 सेकेंड्स और है आंसर। कोई जल्दबाजी मत करना। ये क्वेश्चंस के आंसर अगर ठीक आते हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और अगर गलत आते हैं तो यू शुड बी वेरी 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 डिलीजेंटली रीइंफोर्सिंग एंड रीचेकिंग योरसेल्फ कि कहाँ गड़बड़ हुआ था। ओके, और समय समाप्ति की घोषणा करते हुए तुम्हें बता रहा हूँ आंसर। प्लीज चेक योर आंसर। आंसर इज 2 and 3 ओनली। सो द पॉइंट हेयर इज, ये बड़ा लेटर स्टेज में आया था, बट ये फिर भी है एज ऑफ नाउ। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट 1971 में ऐड हुआ था दैट यू कैन नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वंस पास बाय द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट वीटो। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन कैन बी इंट्रोड्यूस बोथ इन द लोकसभा एज वेल एज इन द राज्यसभा, और यही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो विच ऑफ दीज आर करेक्ट? करेक्ट इज वेरी वेरी सिमिलर। अगर हम आर्टिकल 368 को देख लेंगे तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। ये भी अपने आप में एक बड़ी मेजर डिस्कशन थी। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो गोलकनाथ केस में भी ये डिस्कशन हुआ था कि इज आर्टिकल 368 एक्चुअली गिविंग द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और इज इट गिविंग द प्रोसीजर। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किया हुआ था। ओके, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों को हमने पढ़ना पड़ा। तो यहाँ पे देखो हेडिंग क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर। ये बहुत ही अच्छी डिस्कशन है, हो सकती है। लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन नाउ। Which of the following award is given by the government of India to gram panchayats, district and states as an incentive for cleanliness? As an incentive for cleanliness. A. Swachh Bharat Medal. B. Nirmal Gram Puraskar. C. Mahatma Gandhi Ratna Puraskar. D. Padma Shri. ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आने चाहिए। Which of the following award is given by the government of India to gram panchayats, district and states
एज एन इंसेंटिव फॉर क्लीनलीनेस? ए स्वच्छ भारत मेडल, बी निर्मल ग्राम पुरस्कार, सी महात्मा गांधी रत्न पुरस्कार, डी पद्मश्री। तुम्हारे पास है अबाउट 30 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर तुम कभी एनसीईआरटी में साथ पढ़ रहे होते तो तुमको एक बहुत अच्छे आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता, बट सब लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए मैंने एक समरी वीडियोस बनाए। ओके, समरी तो नहीं है, वो एक्चुअली एक्सप्लेन वीडियोस है, तो वो भी तुम देख सकते हो। क्लास 6 और क्लास 7 के एनसीईआरटी मैंने कर लिए। विच आर द फॉलोइंग अवार्ड? आंसर इज निर्मल ग्राम पुरस्कार। ओके, और दिस इज द पॉइंट। तो अब हम पहुंच गए हैं वन स्टेज क्लियर। एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। Announcing the launch of PSIR optional, so I'm launching PSIR optional. Those of you who are still there or wanting or PSIR may help, so I'm there for you. Use the code SIDLIVE and take a combo course अगर तुम्हें चाहिए तो। You can take a 30 seconds break and we will start again. Alright, take a 30-second break, relax, enjoy, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार सोच लो कि तुमने कुछ गलत किया है तो अभी इम्प्रूव करोगे, एंड दैट इज हाउ यू विल कंटिन्यू आवर प्रिपरेशन। लेट्स अस सी दिस, और समय कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, मेरे ख्याल से काफ़ी हुआ। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which amongst the following is true with regards to powers and the role of the Supreme Court of India? 1. It has advisory jurisdiction under Article 143. It can pass any order necessary for complete justice under Article 142. The Chief Justice of India is the master of the roster. A. 1 only. B. 1, 2 and 3 only. C. 1 and 3 only. D. 3 only. आराम से आंसर दो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एक एक चॉइस को देखो, वाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। रॉन्ग आया तो रॉन्ग क्यों है, राइट आया तो क्यों है। लेट्स नॉट बी इन अ हरी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। हरी से फायदा नहीं होता, एक्यूरेसी रियली मैटर्स। Which amongst the following is true with regards to powers and roles of the Supreme Court of India? It has advisory jurisdiction. 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 3 only. तो मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे पास अब भी 20 सेकेंड्स बाकी हैं। Alright, time over. Answer is 1, 2 and 3. क्यों मतलब? Which among the following is true? अब देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए, स्पेशली विद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है। आर्टिकल 142 इज ऑल्सो वेरी कॉमनली आस्क्ड। अयोध्या वर्डिक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था आर्टिकल 142, जिसे बोला जाता है नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। इस बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं विद रिगार्ड्स टू द पॉइंट है। सॉरी, which amongst the following is true with regards to the office of the Attorney General of India? 1. It is a constitutional body under Article 76. 2. The Attorney General of India holds office at the pleasure of the President. 3. Attorney General of India can take part in the proceedings of the Lok Sabha but not the Rajya Sabha. अच्छा क्वेश्चन है। I'm sure you will be able to address this question. चॉइसेस मल्टीपल है, 2 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3, या फिर 1 and 2 ओनली। आराम से आंसर दो, कोई जल्दबाजी मत करना, एक एक चॉइस को ध्यान से देखो और फिर आंसर दो। इस एमसीक्यू प्रैक्टिस, इसका प्रैक्टिस करो, ओके, ताकि सोचो कि एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए तो तुम कैसे आंसर दोगे। उसके अलावा अबाउट 30 more seconds to answer this question.
which among the following is true? ट्रू पूछा गया है, गलती मत करना. 15 more seconds to go. आंसर दो कमेंट्स में या फिर आंसर दो इन योर नोटबुक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वाई मस्ट बी केयरफुली अंडरस्टूड. तुम्हारी ये टेस्ट हो रहा है विद द फोकस ऑन द एग्जाम. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. ऐसा चॉइस बड़ा सा एब्सर्डली रॉन्ग था एक्चुअली. कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा और नॉट राज्यसभा. ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए. तो थोड़ा सा एलिमिनेशन में भी थोड़ा सा ध्यान लगाया करो कि ये क्वेश्चन का आंसर चॉइस गलत कैसे हो गया. Because either he can take part in the proceedings of the parliament or he cannot take part. He can certainly take part in the proceedings of the parliament. तो ये लोकसभा और राज्यसभा ठीक वाली बात नहीं, बट याद रखना he cannot vote in the parliament. That's a very important part. तो तुम्हें मालूम होना चाहिए. कुछ relevant points मैं यहाँ पे बीच में बताता चले जाऊँगा ताकि तुमको ease of understanding और revision हो. लेकिन मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ, to get a structured preparation is the real necessity for passing this exam. अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना. अगर तुम इसको आंसर दे सकते हो, आई विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, हायर टू लोअर इन द टेबल ऑफ प्रीसिडेंस. अब बहुत सारे हमारे बीच में लोग होंगे जिनको ये आइडिया ही नहीं है कि टेबल ऑफ प्रीसिडेंस होता क्या है, बट बाकी जिनको आता है थोड़ी सी कोशिश करो, ये आंसर आ जाएगा. 1 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, 4 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ए 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे स्टार्ट करो हायर टू लोअर इन द टेबल ऑफ प्रीसिडेंस. 2 3 1 4, 4 2 3 1 या 3 2 1 4. 1 2 3 4 2 3 1 4 4 2 3 1 3 2 1 4. हायर टू ऑर्डर टेबल ऑफ प्रीसिडेंस में ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा भाग दौड़ मत किया करो, आराम से टेक योर टाइम, टेक योर फुल टाइम और फिर आंसर दो. सबसे ऊपर और नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ऐसे ऑर्गेनाइज करते हो जाओ. अगर तुम्हें क्वेश्चन का आंसर आता है तो कम से कम ये गलती ना हो जाए कि सिर्फ ऑर्डर लगाते लगाते गड़बड़ हो जाए. ऑलराइट, तो मैं बता देता हूँ कि अभी 20 सेकंड बाकी है. ऑलराइट, आई थिंक we can go for the answer. Higher to lower in the table of precedence. Answers is this. Obviously, देखो president थे तो you can understand this. Alright, former presidents, cabinet ministers of the union, judges of the Supreme Court, and obviously Attorney General of India. So you can always understand this. Okay, ये बड़ा ही important questions आते हैं. You should understand. अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्पीकर पे क्वेश्चन बड़ा कॉमन आया हुआ है, कैग पे क्वेश्चन बड़ा कॉमन आया होता है. Speaker or the Lok Sabha speaker, this is a very important question. And president, vice president and prime minister obviously वो तो आना ही चाहिए for variety of reasons. So make sure that जब आप revision कर रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब जैसे ये question आ गया, for example, if you know this question, okay, if you don't know this question, तुम imagine करो कि तुम्हारे पास एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ गया, तुम जो मर्जी करना चाहो तुम कर लो. अगर तुमने इसको पढ़ के नहीं गए हो तो यू कैन क्रिएट एन आंसर ऑन दिस क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस का यू मस्ट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इन एडवांस कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा प्रिपरेशन इसी स्ट्रक्चर में हो. लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं करते. ज़्यादातर लोग अभी भी ये सोचोगे सर क्यों एक्सप्लेन करो, चलो ना अगला क्वेश्चन पूछते, बस वो यही करते रहेंगे. एंड आई एम श्योर दैट यू डोंट डू दिस विल बी फेटल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. तो एक मैं तुम्हारे पास ऐसे सामने रख रहा हूँ, तो यू कैन ऑलवेज लुक एट दिस पार्ट जो टेबल ऑफ प्रीसिडेंस है. तो चाहे तो तुम इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, जिसमें साथ साथ में चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, लीडर्स ऑफ अपोजिशन, होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, एम्बेसडर्स, judges of the Supreme Court, chairperson, UPSC Chief Election Commission, Comptroller, Auditor General, Deputy Chairman, Deputy Chief Minister, Deputy Speaker, members of the Planning Commission, Minister of the State of the Union, Attorney General of India, Cabinet Secretary, Lieutenant Governors, Chief of Staff holding the rank of full general or equivalent rank, envoys extraordinary, and
ministers plenipotentiary accredited to India, and finally chairman and speakers of the state legislature with the respective state chief justice of high court with their respective jurisdiction. कोई ज़रूरत मेरे को ऐसे महसूस तो नहीं होती कि तुम 9th या फिर 10th के नीचे याद करने की कोशिश करो. 9th is I think और 9A is primarily the limit जहाँ तक तुम याद कर लोगे, बट ये कर लेना, बिकॉज अगर ये नहीं आता तो इसका कोई लॉजिक नहीं है अपरेंटली. ओके, एटलीस्ट इतना लॉजिक नहीं है. जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ट्राई एंड मेमोराइज एज मेनी एज पॉसिबल. जो बड़े बड़े हैं वो तो जो फर्स्ट 1 2 3 4 5 है वो तो ऐसे ही याद होना ही चाहिए. So I'll give you 30 seconds. If you want to make a screenshot, you can take a screenshot of this. और नहीं है तो इसी वीडियो को एक और बार देख लेना. Which amongst the following is not true with regards to the judge of the High Court of the state? Not true पूछा गया है, true नहीं है. Not true पूछा गया है. Be careful in answering this question. 1. Can serve maximum to the age of 62 years. 2. Serves at the pleasure of the president. 3. His salary is a charged expenditure. 4. Appointed by the President of India. A. 2 only. B. 3 and 4 only. C. 1, 2 and 3 only. 4, 1 and 4 only. आराम से आंसर दो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू हैव अबाउट 40-45 seconds to answer this question. आराम से आंसर दो, बट मेक श्योर दैट यू डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ इग्नोरिंग रीडिंग द चॉइसेस केयरफुली. ये आदत यहाँ पर ज़रूरी है. इंस्टेड ऑफ जो गैम्बलिंग करने लग जाते हैं ABCD, ये सब नहीं करो. ओके, यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय आंसरिंग अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और वो होता है वाई. ठीक है तो क्यों गलत, और या गलत है तो क्यों गलत है. Which amongst the following is not true with regards to the judge of the High Court of the states? और आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ now. 2 only, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 only, या 1 and 4 only. Okay. समय समाप्ति की घोषणा करते हुए आंसर मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ. आंसर इज 1 and 4 ओनली. ये आंसर था 3 and 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. ओके, सो द पॉइंट हेयर इज दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. ओके, सो द सिचुएशन यहाँ पर एक्चुअली उल्टा हो गया एक्चुअली. ओके, सो मुझे भी लगता है ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करना चाहिए या फिर इसको चेंज कर देना चाहिए. Because 1 and 4 only are true statements. Okay, with regards to this part, ये थोड़ा सा गड़बड़ आ गया. Which among the following is not true with regards to the judge of the High Court of the state? And the answer, of course, is 1 and 4. Sorry. Okay, so ये थोड़ा सा mistake हो गया है in printing, but never mind at this point. Let us understand. तो हमारे पास आ गया charge expenditures, जो choices उल्टा होना चाहिए था. So non-votable charges are called as charge expenditures, और ये तुम्हें मालूम होना चाहिए. No voting takes place for the amount involved in these expenditures for the withdrawal from the consolidated fund of the India. तो अब सारा सिनेरियो यहाँ पर ये हो गया कि in spite of the fact कि हमारे यहाँ पर थोड़े से गड़बड़ choices आ गया है. ओके, the important thing जो मिलने का, जो इस क्वेश्चन से एसेंस मिल जाएगा, वो ये मिल जाएगा कि हम चार्ज एक्सपेंडिचर्स और नॉन वोटेबल चार्जेस, ओके, ये सारे को पढ़ लेते हैं. तो ये इस क्वेश्चन का फ़ायदा उठा लेते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द चॉइसेस जहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी. नॉन वोटेबल चार्जेस आर कॉल्ड एज चार्ज एक्सपेंडिचर्स एंड नो वोटिंग टेक्स प्लेस फॉर द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन दीस एक्सपेंडिचर्स फॉर देयर विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दिस मीन्स दैट दे हैव टू बी पेड इन एनी केस whether the budget is passed or not passed. Following are the charge expenditures: salary and allowance of the President, Speaker, Deputy Speaker of the Lok Sabha, Chairman, Deputy Chairman of the Rajya Sabha, salaries and allowances of the Supreme Court judges, pensions of Supreme Court as well as High Court judges, salaries and allowances of CAG and Lokpal. ये बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है. यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट. okay. So, एक इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो मैं तुम्हें को हमेशा चाहता हूँ, पहले ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं तुम्हें थोड़ा सा चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में ऑल्सो भी बताना चाहूँगा कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को जो सैलरी मिलती है दैट इज नॉट अ चार्ज एक्सपेंडिचर. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब आंसर दे दोगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा.
Chief Justice of India, Judge of the High Court of the State, Attorney General of India या District Judge of the State. Which among the following is not appointed by the President of India? Not appointed पूछा गया है. I am sure तुम बहुत easily इसका आंसर दे दोगे. Which amongst the following is not appointed by the President of India? A. Chief Justice of India. B. Judge of the High Court of the State. C. Attorney General of India. D. District Judge of the State. मेरे ख्याल से तुम ऐसे क्विकली भी आंसर दे सकते हो, बट मैं फिर भी चाहूँगा यू टेक 30 seconds and then answer this question. Alright, so I'm sure you are able to answer this question. बहुत ही कॉमन है और बड़ा ही जैसे चिल्ला रहा है आंसर right in front of you. The answer of course is District Judge of the State. So which among the following is not appointed? Because he will be appointed by the governor obviously, और ये बाकी सारे के सारे will be appointed by the President of India. यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस फिर आंसर देना होगा. अगर तुम्हें ये सिंपल सी बात हो जाएगी तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है. इज ही एंजॉइंग द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? आंसर विल बी अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं और क्योंकि मुझे थॉट आता जा रहा है इसलिए मैं तुम्हारे सामने इसको शेयर करता जा रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द CJI टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? ओहो, या तो इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा या फिर तुमको कोई मेजर ही गैम्बलिंग करनी पड़ेगी बिकॉज और कोई चॉइस है नहीं. तो नेवर माइंड, मेरे पास टाइम है 40 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. आंसर दो. आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143 या आर्टिकल 145. और लगे या तो इसी के साथ साथ मेक श्योर दैट यू कीप रिवाइजिंग ऑल्सो. तुम सारे क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर लो कि भगवान जाने इसमें क्या पूछ लिया जाए. आज मैं एक आर्टिकल पूछ रहा हूँ लेकिन आस्क यू अनदर आर्टिकल. Everything which is related to the Chief Justice of India, everything which is related to the Supreme Court is very, 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 very important. Article 141, Article 142, Article 143 या Article 145. अगर तुम लोग मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हो तो आई एम श्योर कि तुम्हें ये आर्टिकल्स बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गए होंगे. तो ये तो तुम्हारे लिए रिवीजन होगा. फॉर रेस्ट ऑफ यू जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मेक श्योर 100% मेक श्योर दैट यू आंसर दीज क्वेश्चंस विद, और यहाँ पर आप ये आंसर दो या ना दो, लेकिन जब ये एग्जाम सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी या ये वीडियो हो जाए, घर जाओ जब आराम से शांति से बैठे होंगे, इन वीडियो को बार बार देखो और ये वाले बाकी आर्टिकल्स भी पढ़ लो. ये रिवीजन का बहुत अच्छा मौका है. रिमेंबर वी आर एंडिंग February. दिस इज द पॉइंट है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें आता है. आर्टिकल 145. तो यहाँ पर क्विकली तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि 141 क्या है, 142, 143 क्या है. 141 says that it is the rule of the law of the land. The judgment of the Supreme Court shall be the law of the land. Article 142 अगर तुम्हें मालूम है तो necessary for complete justice, जो कि अनलिमिटेड पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को. एंड आर्टिकल 143 इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. अगर थोड़ा बहुत तुम्हें याद आ रहा है तो बेरूबारी केस एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब कुछ इसी से रिलेटेड है. ओके, तो ये प्लीज रिवाइज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग. ऑलराइट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन सर्व मैक्सिमम टू द एज ऑफ 62 years? 2. Serves at the pleasure of the president. 3. His salary is a charge expenditure. 4. Appointed by the president of India. 2 only, 3 and 4 only, 1, 2, 3 only, या 1, 3 and 4 only. पिछली बार जज ऑफ द हाई कोर्ट था, उसमें थोड़ा सा चॉइस में लफड़ा था. ओके, अब तुम मैनेज कर जाओगे आई होप. जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन. कैन सर्व मैक्सिमम टू द एज ऑफ 62 years. Serves at the pleasure of the president. His salary is a charge expenditure appointed by the president of India. 2 only, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only. अभी तुम्हारे 30 seconds बाकी है.
मेरे ख्याल से जो पिछले क्वेश्चन में भी गड़बड़ थी वो इसी क्वेश्चन में भी गड़बड़ है। ओके, आई वुड सजेस्ट कि तुम इसको थोड़ा सा रिकन्सिडर करके करो, इसको नॉट ट्रू की जगह ट्रू समझ के आंसर करो। आई थिंक इट वुड बी बेटर। ये पिछली बार भी जो हाई कोर्ट जज होता, हाई कोर्ट का भी क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, मस्ट बी अ टाइपो एरर। ओके, सो नाउ यू कैन आंसर दिस। नॉट ट्रू मत करो, ट्रू करके सोचो। Which amongst the following is true with regards to the judge of the Supreme Court? Can serve maximum to the age of 62 years, serves at the pleasure of the president, his salary is a charge expenditure. Yeah, and number 4, appointed by the president of India. 2 only, 3 and 4 only, 1, 2 and 3, या 1, 3 and 4. पिछले वो हाई कोर्ट वाले जज होता, हाई कोर्ट वाला क्वेश्चन भी बता। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट क्वेश्चंस ऑफ ऑल वैराइटीज, बट ऑब्वियसली टाइपो एरर्स आर पॉसिबल, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट मच ऑफ द typos, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। डोंट वरी ऑन दिस पार्ट। सो विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेल। और क्योंकि मैंने थोड़ा सा चॉइस बदला है, इसलिए मैं तुम्हें 15 सेकेंड एक्स्ट्रा दे देता हूँ, सोच लो। ऑलराइट, आंसर अब बड़ा ही ऑब्वियस हो गया होगा, बिकॉज ही कैन सर्व मैक्सिमम टू द एज ऑफ 65 years and certainly judges of the Supreme Court cannot be at the pleasure of the president. His salary is certainly a charge expenditure and is appointed by the president of India. So this is absolutely correct answer. Okay, so ये not true नहीं होना चाहिए, it should be true. So this is it, never mind, and I'm sure तुमने ये ठीक से आंसर दे दिया होगा। Who amongst the following administers oath to the LG of Jammu and Kashmir? What? Yes, President of India. B, Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court. C, Prime Minister of India. D, Chief Justice of India. मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ तो। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रिविया है, यू शुड बी नोइंग दिस, बट वो ज़्यादातर लोगों को ये आता नहीं है, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा अगर तुम्हें इसका आंसर दोगे। अगर तुम्हें आता होगा तो तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वाह, हमने इतना अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे दिया। Who amongst the following administers oath? जिन लोगों को लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं इतना तुम्हें बता देता हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू डेवलप अ नैक ऑफ पॉलिटी और अ टेक्निकल लैंग्वेज। क्वेश्चन ऐसे ही आते। ओके, who amongst the following administers oath to the LG of Jammu and Kashmir? LG मतलब कौन करवाता है, कौन ओथ दिलवाता है। ऑलराइट, तो वही तुम्हारे पास है अबाउट 20 seconds to answer this question, 15 seconds. A, President of India. B, Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court. C, Prime Minister of India. D, Chief Justice of India. इस क्वेश्चन का आंसर रेडी, और मुझे बड़ी ही खुशी होगी अगर तुमने ये आंसर ठीक दिया है, बिकॉज ये एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता। आंसर इज Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court, वो एडमिनिस्टर्स ओथ टू द LG of Jammu and Kashmir। बहुत कम लोगों को ये एक्चुअली मालूम है, तो मैंने जानबूझ के ट्रिविया डाला है ताकि तुम्हें ये क्लैरिफाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which amongst the following is not true with regards to Gram Nyayalay? Which amongst the following is not true with regards to Gram Nyayalay? A, the presiding officer is called as Nyayadhikari. B, the presiding officer is appointed by the state government. The presiding officer must have qualifications of judicial magistrate first class. और ये मैंने इसे लिखता ऐसे हूँ, ओके, नोटा, इसे लिखने में बड़ा स्टाइल होता है। That is neither A nor B nor C. Choice देख लो। Which amongst the following is not true with regards to Gram Nyayalay? The presiding officer is called as Nyayadhikari. B, the presiding officer is appointed by the state government. C, the presiding officer must have the qualifications of judicial magistrate first class. या फिर none of them or none of the above। तुम्हारे पास है about 30 seconds to answer this question. I hope तुमने ग्राम न्यायालय पढ़ा हुआ है। ग्राम न्यायालय ज़रूर पढ़ लेना, ग्रास रूट जस्टिस पे क्वेश्चंस बड़े कॉमनली आते हैं, तुम्हें पूरा ग्राम न्यायालय एक्ट आना चाहिए। जिन लोगों को मैंने प्लस क्लास में पढ़ा है वो चाह के भी गलत नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी 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 पॉजिटिव अबाउट दिस पार्ट। तो ये बहुत ही इंटेंस और बहुत ही लंबा चौड़ा मैराथन चलने वाला है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेंटेन योर फोकस एंड डोंट गो रॉन्ग। तुम्हारे पास है अनदर 15 seconds to go and the answer to this is none of the above। एग्जैक्ट सारी स्टेटमेंट्स है, प्लीज़ नॉट ट्रू मांगा गया है, यानी कि ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है। ओके, सो ये जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, लेकिन मैं जो तुम्हें सजेस्ट करूँगा
कि प्लीज़ ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 पढ़ लो, ऑल्दो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, ओके, लेकिन ये इट वॉज अ ह्यूज एंड वेलियंट अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्राई एंड गेट ग्रास रूट जस्टिस और द मोबाइल ग्राम न्यायालय एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जुडिशियल रिफॉर्म, वैसे मैंने इसको गवर्नेंस में भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप इसको पॉलिटी के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो मेक श्योर दैट यू रीड अबाउट दिस कम्प्लीटली। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया जा सकता है इस टाइम पर भी, हम हर 10-15-20 क्वेश्चन के बाद एक छोटा ब्रेक ले लेंगे ताकि यू आर एबल टू रिकैप ऑन कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। सो टेक योर टाइम, टेक अ 30 सेकेंड ऑफ एंड वील कैच यू बैक। दोज ऑफ यू जिन लोगों ने को अभी तक ये खबर नहीं थी, मैं उनको साथ एक बार ये शेयर करना चाहता हूँ दैट PSI ऑप्शनल का कोर्स लॉन्च हो रहा है एंड 7 मार्च को मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। सो 250 मार्क्स GS2, 250 marks optional 1 and 250 marks optional 2. Half of your UPSC CSE syllabus I'll take care of. Use the code SIDLIVE SIDLIVE and you will get this 10% discount. जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, प्लीज़ टेक अ कॉम्बो कोर्स एंड तुमको बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। टेक अ 30 सेकेंड ब्रेक। सो लेट अस कंटिन्यू, ओके। 10 सेकेंड वेट कर लो, take a deep breath, focus, and let's get back to the business, okay? So as I told you, this will be a marathon in the truest sense, okay? It will go on for some time and मैं चाहता हूँ कि तुम थक जाओ और फिर भी तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल राइट टाइम पर एब्सोल्युटली करेक्ट डिसीजंस ले। अगर मैं अभी से थका सकता हूँ और स्टार्ट कर देंगे, तो जब एग्जाम में प्रेशर भी होगा तो भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डेट ऑन विच विजय दिवस टू मार्क द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 ऑब्जर्व। तो हमने क्वेश्चन किया था पहले भी, ऐसे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बट आई होप यू कैन रिलेट टू द डिफरेंस बिटवीन दैट दिवस एंड दिस दिवस। April 24, December 16, July 26 या फिर August 5। What is the date on which Vijay Diwas to mark the victory of India in the Indo-Pak War of 1971 observed? A. April 24, B. December 16, C. July 26 या D. August 5। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के तो होते ही है, बट एज कंसर्न इंडियन सिटीजन तुमको ये सब मालूम होना चाहिए। इट विल बी अ वेरी मेजर एम्बैरेसमेंट कि देश का भविष्य, दैट इज यूर द ब्यूरोक्रेट्स, तुमको इतने बड़े बड़े दिन ना मालूम हो। तो तुम्हारे पास है अबाउट 15 मोर सेकेंड टू थिंक अबाउट इट। मेरे ख्याल से तुम एलिमिनेशन से भी करोगे तो भी आंसर दे पाओगे। Alright, let's see if you're able to answer this question. Answer, of course, is the big day of December 16 December 1971 शाम को 4:30 बजे when we made Pakistan surrender to us on this big day। तो ये है टाइगर ए, जिसको टाइगर नियाजी या ए के नियाजी बोला जाता था, ओके। एंड दिस इज लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा ऑन दिस बिग डे व्हेन पाकिस्तान ने अनकंडीशनली सरेंडर किया था विद मोर देन 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, और इसी को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर या फिर बांग्लादेश लिबरेशन डे बोला जाता है। सो बिग डे फॉर इंडिया एंड बिग डे फॉर आवर आर्मी एंड यू शुड रिमेंबर दिस डे। अगला क्वेश्चन, which of the following DPSP directs a state to ensure a social order based on justice, social, economic and political। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए बिकॉज DPSP पे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं। A आर्टिकल 36, B आर्टिकल 37, C आर्टिकल 38, D आर्टिकल 39 कैपिटल A। Which of the following DPSP directs a state to ensure a social order based on justice, social, economic and political? A article 36, B article 37, C article 38, D article 39 capital A। मेरे ख्याल से एक सीरियस UPSC एस्पिरेंट को, सिविल सर्विस एस्पिरेंट को DPSPs बिल्कुल लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड आना चाहिए। अभी तुम्हारे पास है अबाउट 15 मोर सेकेंड्स। मेरे ख्याल से आप एलिमिनेशन से भी करोगे तो भी तुम आंसर दे सकते हो।
ऑलराइट, मैं अब आंसर शेयर करता हूँ। आंसर ऑफ कोर्स इज आर्टिकल 38, जिसमें बड़ा क्लियरली बोला है द स्टेट इज डायरेक्टेड टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म एवरी स्फीयर ऑफ द नेशनल लाइफ। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी की वजह से बोला जाता है द DPSPs आर रिफ्लेक्शंस ऑफ द प्रीएम्बल, और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आप जिस मर्जी तरीके से पढ़ोगे, दिस आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू बी आंसरिंग दिस पार्ट। तो आर्टिकल 38 अगर मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall all inform all the institutions of national life। तो यहाँ के क्योंकि प्रमोशन फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल है, ओके, और यहीं पर ही द वर्ड्स जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक और बार आता है अपार्ट फ्रॉम दैट इन द प्रीएम्बल, इसलिए इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शंस। Next question, which article deals with the parliamentary privileges, or rather the privileges, parliamentary privileges छोड़ दो, privileges enjoyed by the members of the state legislature? Article 105, Article 194, Article 102 या Article 74? Which article deals with the privileges enjoyed by the members of the state legislature? इसको legislative privileges बोला जा सकता है instead of parliamentary privileges enjoyed by the members of the state legislature। Article 105, आर्टिकल 194, आर्टिकल 102 या आर्टिकल 74? अब बहुत सारे लोगों को ना तो क्वेश्चन का अंदाज़ा है कि भगवान जाने की प्रिविलेजेस है कौन, और आर्टिकल्स तो दूर की बात है, तो उसको तो बिल्कुल ही छोड़ के बैठे होंगे। सो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ इरादा है तो यू नीड टू अप योर प्रिपरेशन, अदरवाइज ये क्वेश्चंस प्रिविलेजेस पे क्वेश्चन पार्लियामेंट से रिलेटेड हमेशा आएंगे ही आएंगे। सो मेक श्योर, वो कभी कंटेम्प्ट के फॉर्म में आते हैं, कभी प्रिविलेजेस के फॉर्म में आते हैं, कभी प्रिविलेज मोशंस पूछते हैं। यू हैव टू नो ऑल ऑफ दिस इन एंड आउट। तुम्हारे पास है अबाउट से 15 मोर सेकेंड्स टू आंसर। चाहे तो कमेंट्स में आंसर दो, चाहे तो आंसर नोटबुक में करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर दैट यू आंसर विद अ वाई। वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें वाई नहीं आ रहा, इसको ज़ीरो अटेम्प्ट करके भी छोड़ा जा सकता है। कम से कम मन में तो ये रख लो कि मैं जो कर रहा हूँ वो गेस है, ये ऐसे लिख लो कहीं पे दैट इट वाज अ गेस, ताकि यू डोंट कम अंडर द सो कॉल्ड इल्यूजन और डिल्यूजन रादर कि भाई मेरे को तो आता था, वो मत करना। सो आंसर ऑफ कोर्स इज आर्टिकल 194। और देखो, इसको अगर मैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मान लूँ या फिर ऐसे बोल लूँ कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 105 हो जाएगा। तो यू शुड नो दीज प्रिविलेजेस पे क्वेश्चंस। ये 194 है, तो पावर्स, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। तो ये पूरा का पूरा प्रिविलेजेस है, और मैंने अपनी प्लस क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में कराया हुआ है। तभी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको क्या आर्टिकल्स याद करने? कोई आर्टिकल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर तुम मेरे स्टाइल से पढ़ोगे तो। सो देयर इज़ अ वे ऑफ रीडिंग दिस सब्जेक्ट, फिर उसी को कंटिन्यूएशन बोलते हैं। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस लाइक द बैक ऑफ योर हैंड। सिटीजनशिप एक्ट 1925, बाप रे, ये क्वेश्चन आया और तुम्हारे सारे ऐसे रडार खुल गए होंगे, हे भगवान इसमें क्या पूछेंगे। इतना मुश्किल है नहीं जितना बनाया जाता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 डज नॉट प्रोवाइड फॉर विच अमंग्स द फॉलोइंग? ए, NRI स्टेटस, बी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सी, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, डी, deprivation of citizenship। Citizenship Act 1958 does not provide for which amongst the following? A, NRI status, B, overseas citizens of India, C, termination of citizenship, and D, deprivation of citizenship। Does not पूछा गया, ध्यान रखना, does not पूछा गया। तुम्हें मैं इतना बता देता हूँ कि अभी तुम्हारे पास 20 सेकेंड्स बाकी। NRI स्टेटस, ओसी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसी सिटीजन ऑफ इंडिया, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या डिप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट मैंने अपनी क्लास में कभी 2-3 घंटे पढ़ाया था
एक और 3 घंटे के बाद भी मैंने सिटीजनशिप एक्ट 1945 की 2019 वाली अमेंडमेंट को अलग से पढ़ाया था। इन अदर वर्ड्स हमने इसको बहुत डिटेल में एड्रेस किया था, एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड की वो गलत नहीं कर सकते हैं। और एक बड़ा ही लॉजिकल बात है कि एनआरआई स्टेटस एक्चुअली इनकम टैक्स लॉ के अंडर आता है। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप एक्ट बिकॉज एनआरआईज इंडियंस ही होते हैं। ऑफ कोर्स ओवरसीज सिटीजन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन, डिप्रिवेशन, रेनंसिएशन, ये सब कुछ सिटीजनशिप एक्ट में। एनआरआई स्टेटस जो होता है वो एक्चुअली टैक्सेशन का पार्ट है। सो इसमें होता है हाउ योर टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तुम रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, ये सब इस चीज़ का पार्ट है। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। तुम इंडियन ही हो, ओके। सो ऑब्वियस सिंपल सी बात है, दिस इज एनआरआई स्टेटस एंड एनआरआई टैक्सेशन। सो यू कैन गेट इन टू दिस पार्ट। तो बहुत सारे लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर्स नहीं मालूम होते, दैट इज वाई दे कीप मेकिंग दिस मिस्टेक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। India adopted the federal structure from Canada. 2. Federalism is not considered an essential feature of the basic structure of the constitution. तो दो बातें हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं। एक है इंडिया अडॉप्टेड द फेडरल स्ट्रक्चर फ्रॉम कनाडा, दूसरा है फेडरलिज्म इज नॉट कंसिडर्ड एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? 1 only, 2 only, both 1 and 2, D none of the above. Consider the following statements. तो आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे पास अभी 40 सेकेंड्स के आसपास है। फेडरलिज्म एक और ऐसा क्वेश्चन है जो परमानेंटली फ्लेवर ऑफ द सीजन होता है, ओके। सो आप इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते, आप चाहो या ना चाहो आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो मेक श्योर फेडरलिज्म के बारे में, बिकॉज ये पॉलिटी में भी आएगा, ये गवर्नेंस में भी आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में भी आएगा। यू मस्ट नो एवरीथिंग विद रिलेशनशिप टू फेडरलिज्म। ऑलराइट, एंड हियर गोस द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ट्रू पूछा गया है। इंडिया सर्टनली अडॉप्टेड फेडरल स्ट्रक्चर, इसी को क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टेरिटरी या जो मर्जी बोला जाए, जैसे क्वासी फेडरल वेरे ने बोला था, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट अ ट्रू फेडरेशन। फेडरलिज्म इज सर्टनली अ बेसिक एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस सर्वोमय केस में भी इसको इंक्लूड कर लिया गया था। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे ये नॉट आता है ना, थोड़ा सा केयरफुल हो जाया करो। मैंने हमेशा सबको बोला है, जैसे ही एब्सोल्यूट वर्ड्स आएंगे या नेगेटिव वर्ड्स आएंगे, बी केयरफुल ऑन दिस पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज हैज बीन केप्ट आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकपाल? क्वेश्चन को ध्यान से आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज हैज बीन केप्ट आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकपाल? A. Union cabinet ministers. B. Chief Justice of the Supreme Court. C. Members of the Parliament. D. None of the above. Which of the following offices has been kept outside the jurisdiction of the Lokpal? Outside. Union cabinet ministers. B. Chief Justice of the Supreme Court. C. Members of the Parliament. D. None of the above. Okay. So I will ask another 4-5 questions. Okay. तो ऐसे 30 क्वेश्चंस के हम राउंड्स बनाएंगे, ताकि अब तुम इसके बाद रेस्ट करो, फिर रिकैप करो, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना, और इसी तरह से ये मैराथन चलता जाएगा फॉर मेनी आवर्स। ओके, सो वी विल हैव अनदर 5 क्वेश्चंस इन दिस राउंड, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना, ऑल ऑन द सेम चैनल। डोंट मिस माई चैनल, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस। और एक मेजर आंसर है ये, दैट आंसर इज जुडिशरी। एक्चुअली जुडिशरी को ही आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकपाल रखा गया है, तो अपने आप में यही एक मेजर क्रिटिसिज्म है ऑफ द लोकपाल ऑफिस, कि वही जुडिशरी को पूरा जुडिशरी को ही लोकपाल की कंडीशन में से हटा है। तो जुडिशरी आउट ऑफ लोकपाल, लॉ फॉर जजेस इज मूटेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था। लोकपाल हैज जुरिस्डिक्शन टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट एनीवन who has been or is the Prime Minister, Minister of the Union Government, Member of Parliament, as well as officials of the Union Government under Group A, B, C and D,
Also covered are chairperson, members, officers and directors of any board, corporation, society, trust, autonomous body either established by an act of parliament or wholly or partly funded by the centre. It also covers any society or trust or body that receives foreign contribution above 10 lakhs. Judiciary को however out of the लोकपाल रखा गया है, hence a very major criticism of the entire structure. एक और question, which amongst the following statements with regards to quad is or are true? आई होप तुम लोग को इतना बात को रियलाइजेशन है कि क्वाड एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते अब, खासकर आजकल के हालात में. इट कंप्राइजेज ऑफ इंडिया, जापान, यूएसए एंड न्यूजीलैंड. बी, इट इज अ फॉर्मल स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर स्टेट्स टू डील विद चाइना's expansionist policy. Both A and B. D, none of the above. Which amongst the following statements with regards to the quad is or are true? A, it comprises of India, Japan, USA and New Zealand. B, it is a formal strategic agreement between member states to deal with China's expansionist policy. Both A and B, या none of the above. आराम से क्वेश्चन का आंसर दो. टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ हरी. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. और क्वाड तो तुम्हें आईआर में पूरा ही पढ़ना पड़ेगा. एक बड़ा ही मेजर डिस्प्यूट है अभी तक इसके बारे में. इतने क्वेश्चंस, इतने रूमर्स उड़ रहे हैं that you must be knowing everything about it. तुम्हारे पास है about 20 more seconds to answer this question. Take your time, don't go wrong. Even if you go wrong, you should be knowing कि हाँ ये मैंने जानबूझ के एलिमिनेट किया था या नहीं. Don't go into the gambling system. Obvious answer is none of the above. क्यों सर? बिकॉज ये न्यूजीलैंड नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया था. और ये फॉर्मल स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछे हुए हैं. कुछ क्वेश्चन वो रिवाइज होते जाएंगे. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द राइट टू डाई? ए, ओल्गा टेलिस केस. बी, अरुणा शानबाग केस. सी, क्योटो होलोवान केस. डी, इंदिरा सानी केस. Which landmark judgment of the Supreme Court dealt with the constitutionality of the right to die? Olga Tellis, अरुणा शानबाग, क्योटो होलोवान या फिर इंदिरा सानी केस. अब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई खबर नहीं होती, कोई सूचना ही नहीं है. और ऐसे स्टूडेंट्स जब जाते हैं एग्जाम में, दे विल बी क्रश्ड बाय यूपीएससी. मेक श्योर कि सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स तुम्हें मालूम हो. एंड मैंने एक सीरीज बनाई हुई है यूट्यूब की, उसको वॉच करो. You will be greatly benefited because of this. So Olga Tellis case, Aruna Shanbag case, Kyoto Holowan case या फिर इंदिरा सानी केस. एलिमिनेट करते हुए जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, आंसर बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही फेमस केस है द अरुणा शानबाग केस. ओल्गा टेलिस केस, राइट टू लाइवलीहुड से रिलेटेड पेमेंट वेलेस केस, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी 1986 का केस है. क्योटो होलोवान केस अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है तो विद रिलेशनशिप टू द 10th शेड्यूल है. इंदिरा सानी केस हम लोगों ने जजमेंट में बहुत अच्छा किया हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज द मंडल केस. अरुणा शानबाग केस विच यूथेनेसिया मर्सी किलिंग से रिलेटेड, वेरी सैड सिनेरियो, बड़ा सैड इवेंट से रिलेटेड था. लेकिन राइट टू डाई, इज इट कंसिडर्ड और इज इट कवर्ड अंडर राइट टू लाइफ और नॉट? इस क्वेश्चन का पर्टिनेंट क्वेश्चन का आंसर था. हमने इसको बहुत डिटेल में किया हुआ है. एक बार जाके वो प्लस क्लासेस के वीडियोस देख लोगे, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा. Consider the following statement with regards to Election Commission of India. 1. Election Commission of India is a constitutional body. 2. Election Commission of India has quasi-judicial powers. 3. Chief Election Commissioner serves at the pleasure of the President. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 or none of the above. जब भी मल्टीपल चॉइसेस आती है, थोड़ा सा केयरफुली आंसर किया करो, बिकॉज ये ट्विस्ट होता है, कोई ना कोई इसमें ट्विस्ट होता है. तुम्हारे पास है 40 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओनली अ कपल ऑफ क्वेश्चन मोर टू गो.
और उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे और सेकेंड पार्ट लाएंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू टाइम टू रीस्ट्रक्चर एंड रीऑर्गेनाइज योर सेल्फ, और फिर तुम अपनी गलतियों को दोहराओ मत, वरना एक रूटीन हो जाएगा विच आई डोंट वांट टू डू। तो वी विल कीप कमिंग विद आज के आज ही you will see many videos one after another, making sure that you are not relaxed for even one moment in today। तो आज पूरा एंड ऑफ द मंथ मैराथन होगा, ओके, ताकि तुम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ इन एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लोग गलती कर देते हैं। इट इज़ सर्टनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तुम्हें मालूम है आर्टिकल 324 में इसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स है, ये भी सर्टनली ट्रू है, इसलिए वो डिस्प्यूट्स हैंडल कर लेते हैं, बट दे कैन नॉट से ऐसा ऑफिस कैसे भी किसी भी हाल में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे नहीं हो सकते, बिकॉज अगर एग्जीक्यूटिव इस तरह से कंट्रोल करेंगे तो वो अपना काम अनबायस्ड फॉर्म में नहीं कर सकेंगे। तो वी कैन लुक एट आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 सेज superintendence direction and control of the elections to be vested in an election commission. The superintendence direction and control of the preparation of the electoral rolls for the conduct of all elections to the parliament and to the legislature of every state and of the elections to the office of the president and vice president held vested in a commission which is called as election commission. Election commission shall consist of the chief election commissioner and such number of other elections, if any, as the president from time to time fix. Number will be fixed. Appointment of the chief election commissioner and the election commissioner subject to the provisions shall be made by the president. Appointment shall be made by the president. So yes, कुछ चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन अगर तुम आर्टिकल 324 का सब क्लॉज 5 देखोगे तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेड बाय द पार्लियामेंट द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन द रीजन शैल बी सच एज द प्रेसिडेंट मे बाय रूल डिटरमाइन, प्रोवाइडेड दैट द चीफ इलेक्शन कमीशनर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस except in like manner and on the like grounds as the judge of the Supreme Court, and of the conditions of service of chief election shall not be varied to his disadvantage after his appointment, provided further that any other election commissioner or regional shall not be removed from except on the recommendation of the chief election commissioner. So there is no concept, okay. The point is, अब एक क्वेश्चन बीच में आता है और वो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा होता है कि द कंडीशंस एंड सर्विस ऑफ टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन शैल बी मेड बाय whom? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। लोग पूरी की लाइन नहीं पढ़ते। Line is subject to the provisions of any law made by the parliament. Okay, so it is not completely in the hands of the president also, it is on the point of the parliament also. So जब क्वेश्चन पढ़ना होता है तो डिटेल में करना होता है और completely करना होता है। Next question, with regards to the following offices, select the correct combination of the office and the body to which the office must resign. तो एक साइड पे लिखा हुआ है बॉडी, एक साइड पे लिखा है वो किसको रिजाइन करते हैं, फिर दोनों को मैच करो। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और एक साइड पे लिखा है डिप्यूटी स्पीकर टू द लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक साइड पे लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, एक साइड पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉम्बिनेशन देखो, जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है 1 and 2 only, 1 2 and 4 only, 2 3 and 4 only, 1 3 and 4 only. With regards to the following offices, select the correct combination of the office and the body to which the office must resign. Speaker of the Lok Sabha, Deputy Speaker, ये कॉम्बिनेशन ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कॉम्बिनेशन ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कॉम्बिनेशन ठीक है। गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कॉम्बिनेशन ठीक है। सॉरी, मैं फिर बोलता हूँ, जब भी मल्टीपल चॉइसेस 1 2 ओनली, 1 2 and 4 ओनली, 2 3 4, 1 3 and 4, ये किसी भी तरह की कॉम्बिनेशन आती है, थोड़ा सा केयरफुल हो जाया करो। Alright, तुम्हारे पास अभी है 20 more seconds to go. And the answer of course is 1 3 and 4 are President of India, Chief Justice of India को जाके रिजाइन नहीं करेंगे। President of India will have to go to the Vice President of India, and Vice President of India के साथ में एक्चुअली तुम्हें और भी डिटेल मालूम होनी चाहिए कि once the Vice President of India receives the written resignation of the President of India, he also communicates it to the Speaker. So बहुत ही सिंपल है। His removal from the office is to be in accordance with the procedure
prescribed in Article 61, he may by writing under his hand addressed to the Vice President resign his office. तो President of India will resign to the Vice President, Vice President will resign to the President. ये भी एक लिस्ट तुम्हें ज़रूरी है कि वो पढ़ लो, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे तुम्हें ये बात पता चले कि कहाँ पर कौन किसको रिज़ाइन कर रहा है. ये कुछ कुछ टॉपिक्स यू शुड बी completely aware of this part. In which year was the Niti Aayog established in India? A. 2014, B. 2015, C. 2018, D. 2019. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, बट देखो चॉइसेस खतरनाक हो जाती है. अगर तुम ये चॉइसेस फार एंड वाइड मिल जाए तो तुम बड़े आराम से आंसर दोगे, लेकिन जैसे ये चॉइसेस क्लोज बाय हो जाती हैं गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है. फिर भी अटेम्प्ट करना तुम्हारा काम है. मैं तुमको यही सिखा रहा हूँ कि कैसे एमसीक्यूज को ट्विस्ट किया जाता है, ताकि वही सिंपल सा एमसीक्यू इतना टफ कैसे हो जाता है. तुम्हारे पास अभी 40 सेकेंड्स है टू आंसर दिस क्वेश्चन. In which year was the Niti Aayog established in India? A. 2014, B. 2015, C. 2018, D. 2019. Okay, I think you have another 10 seconds. मेरे ख्याल से तुमने सोच लिया होगा, इससे ज़्यादा तुम क्या सोच पाओगे. आंसर ऑफ कोर्स इज 2015. ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता. तो इट वॉज फॉर्म्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट. तो ये बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है. तो फॉर्म बाय रेजोल्यूशन ऑन जनवरी 1, 2015. और यही प्रीमियर पॉलिसी, सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड एज नीति आयोग, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर लिया. इट इज़ अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, providing both directional and policy inputs. Which of the following fundamental rights prohibits the state from imposing any tax for supporting a particular religion? Article 26, Article 27, Article 29 and Article 30. दो तीन क्वेश्चंस रह गए हैं. Make sure that you concentrate hard. Which of the following fundamental rights prohibits the state from imposing any tax for supporting a particular religion? A. Article 26, Article 27, Article 29 and Article 30. एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को ये बड़ा ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे मालूम हो, और ना सिर्फ नंबर वाइज मालूम हो, बट उसको सारे के सारे विद रिलेशनशिप टू द स्पिरिट ऑल्सो भी सब कुछ आना चाहिए. सो आई एम श्योर कि अगर तुम सीरियस हो तो तुम ये गलती नहीं करोगे और बड़े आराम से इसको एलिमिनेट करके आंसर दे दोगे. और जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है वो तो चाह के भी ये गलत नहीं कर सकते. आई एम 100% श्योर, बट फिर भी तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि आजकल ये न्यूज़ में भी. यस, सो आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. अभी तुम्हारे पास है अबाउट 15 seconds to answer. Which of the following fundamental rights prohibits the state from imposing any tax for supporting a particular religion? And let us see if you are able to answer this question. Your time is up. Answer is Article 27. बहुत ही simple question. तो 25, 26, 27, 28, ओके, ये जो सेक्युलरिज्म या फिर रिलीजियस वाले राइट्स है उसमें से एलिमिनेट करना बड़ा सिंपल हो जाता है. ये मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स था, रिलीजियस डिनोमिनेशन का, ये टैक्सेस से रिलेटेड था. और 29 एंड 30 का रिलीजन से नहीं था. इट वॉज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जैसे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बोलते हैं. तो बड़े आराम से एलिमिनेट हो सकता है अगर तुम्हें एक स्ट्रक्चर मालूम हो फंडामेंटल राइट्स का. बट इफ़ यू इग्नोर दैट पार्ट यू सर्टनली बाउंड टू मेक अ मिस्टेक. सो अगर मैं आर्टिकल 27 देखूंगा तो इट सेज नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड in the payment of expenses for the promotion of the maintenance of any particular religion or a religious denomination. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट मैं फिर बोलता हूँ जब तक तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक ऑन दिस पार्ट. Which writ can be passed by the Supreme Court to direct the police to register an FIR? ओहो, जिसको नहीं मालूम है वो उसको बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्श्योररी और क्यो वारंटो. रिट्स एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटी में भी आएगा, रिट्स ऐसा टॉपिक है जो गवर्नेंस में भी आएगा. तो आप प्लीज़ इसको डिटेल में कर लेना. अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता नो प्रॉब्लम, मेक श्योर जब ये ख़त्म हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इस पूरी सीरीज़ को, इट्स अ ह्यूज सीरीज़ और आज ही होगी ये, लेकिन मैंने इसलिए इसको वीडियोस में डिवाइड कर लिया ताकि तुम
बिट्स एंड पीसेस में 1.5-2 घंटे के वीडियोस पे इंसान की कंसंट्रेशन रहती है। उसके बाद जाओ और देखो कि क्या क्या रह गया, एंड देन वॉच द सेकेंड वीडियो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आइडिया यहाँ है कि आज 28 फरवरी को तुम्हारे पास इतना एक्सपोजर हो जाए इतने एमसीक्यूज को कि तुम्हें अगले 3-4 महीने क्या करना है, यू गेट टू नो एन आइडिया अबाउट। सो ये क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा, तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। मैंने जैसा पढ़ाया हुआ, अगर उन लोगों को आता है तो तुम सीधा आंसर दे रहे होंगे, मैंडेमिस। हेबियस कॉर्पस होता है जब इलीगल कस्टडी होती है, आर्टिकल 21 की वायलेशन होता है। सर्चुरारी इज टू सर्टिफाई, ये लोअर कोर्ट्स की अगर दे आर वायोलेटिंग jurisdiction, or quo warranto is an asking a question, what is your authority? So mandamus क्या होता है? It is amongst the prerogative writs, meaning extraordinary writs or orders granted by the sovereign when ordinary legal remedies are inadequate. तो writ की definition है ये, उसमें mandamus one of the 5 types of writs है, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. प्रिरोगेटिव रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है वो होता है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट जो करते हैं वो आर्टिकल 226 में। मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड। अब जैसे पुलिस ने अगर कोई केस हुआ और एफआईआर नहीं दर्ज किया, केस नहीं रजिस्टर किया, तो हम ये बोलेंगे दैट द कोर्ट विल इशू एन ऑर्डर, दैट द कोर्ट विल से वीक कमांड। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड एंड दिस इज हाउ यू शुड बी गेटिंग दिस पॉइंट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बाय कन्वेंशन who shall be appointed as the chairman of the Public Accounts Committee? A. President of India. B. A member of the opposition party. C. Speaker of the Lok Sabha. D. Union Finance Minister. By convention, who shall be appointed the chairperson of the Public Accounts Committee? A. President of India. B. Member of the opposition party. C. Speaker of the Lok Sabha. D. Union Finance Minister. बाय कन्वेंशन बोला है, लॉ नहीं बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, कन्वेंशन बोला है। ऑलराइट, तुम्हारे पास है अभी अबाउट 25 सेकेंड्स तो गो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाय कन्वेंशन बोला है, याद रखना। मतलब एक रिचुअल चला आ रहा है, एक प्रथा चली आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग चली आ रही है, तो कौन होना चाहिए? द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और टाइम इज ऑलमोस्ट अप। आंसर ऑफ कोर्स इज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1967 से ये प्रोसीडिंग चल रहा है कि मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया जाए, ताकि बहुत फेयरली एंड अनबायस्ड वे में फंक्शन हो जाए। तो अभी के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें अधीर रंजन चौधरी वाज ऑब्वियसली अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, इज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो देखो, करंट अफेयर्स को भी अगर तुम पढ़ रहे होगे ना ढंग से, तो भी तुम इसका आंसर निकाल के दे सकते हो। सो आई थिंक अभी के लिए ये काफ़ी हुआ, राइट। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ दिस पार्ट। मेनी मोर राउंड्स कमिंग टुडे इटसेल्फ। इसी चैनल को keep watching, and one after another today itself you will see many videos. So एक और बार final announcement for those who are interested in joining the PSI optional, March 7 को ये start हो रहा है। अगर तुम ये join करना चाहते हो to take a combo course, okay, जिसमें plus as well as optional हो या फिर GS और optional हो, you will save tons and tons of money, as well as you will get an immediate 10% discount. So take an optional course, and in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind, and stay tuned. The next video coming very soon.